जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रजान कोचर साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अ, धन्यवाद डॉक्टर चीमा साहब एंड अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव हम आपका भी सुनते हैं और हम भी अपना ये पर्सपेक्टिव आपके व्यूअर्स को देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को नमस्ते भारत की थैंक तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, इस वक्त इंडिया के अंदर यूएई के जनरल साहब का जो लैंड फोर्सेस के जो हेड हैं, उनका एक दौरा चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप आप इसको पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उस लेंस से देख रहे हैं दैट इंडिया इज ट्राइंग टू अप्रोच अदर अरब नेशंस लाइक यूएई, या कि किसी और लेंस से आप इसको देखते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज एक आम व्यूअर को यही लगेगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डिफेंस डील हुई है तो अब भारत यूएई का एक उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है बट बात ये नहीं है। आपको मैं अगर मैं बताऊं कि 2017 में भारत और यूएई के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था और 2017 के बाद पूरी ट्रैजेक्टरी जो है डिफेंस रिलेशंस की एक बदलाव आया था और डेजर्ट साइक्लोन एक एक्सरसाइज है जो राजस्थान में हुई थी जिसमें यूएई ने पार्ट लिया था 2023 में और नेवल और एयरफोर्स एक्सचेंजेस भी हमारी फौजों के बीच में हुए हैं और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो भारत ने होस्ट की थी और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी भी 5 साल से है भारत और यूएई के बीच में। तो एक इम्प्रेशन आपको नहीं लगना चाहिए कि ये कोई नई चीज़ हो रही है। भारत और यूएई के बीच में बहुत पहले से ही डिफेंस के रिलेशंस मौजूद हैं और काफ़ी इंटरैक्शंस भी होते हैं फोर्सेस के बीच में। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि क्यों इस टाइप की अलाइनमेंट्स हमको देखने को मिल रही है। अब सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से के साथ अलाइन किया है। क्या सऊदी अरेबिया को अपने आप को बचाने के लिए या अपनी डिफेंस के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा? तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रीअलाइनमेंट हो रही है जियोपॉलिटिक्स की मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि दोहा के ऊपर जब इज़राइल ने अटैक किया था, उसके बाद अ, काफ़ी देश उस रीजन में अपने आप को इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि हम अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे ऑल दिस टाइम और जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका ने कोई ऐसी बात नहीं की हमको बचाने के लिए या और उस अटैक को कंडेम करने के लिए जो इज़राइल की तरफ से हुआ था। तो अभी ये सोच इनके माइंड्स में आ चुकी है और ख़ास तौर पे अब आपने देखा सऊदी अरेबिया आपके पास आया और यूएई अगर मैं इसको यूएई की फ़ौज में 1 या 2 मिनट इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ बिकॉज़ एक आपको कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ समझ अच्छी तरीके से आएगी। यूएई की कोई बड़ी फौज नहीं है, 65,000 की उनकी एक स्ट्रेंथ आर्म्ड फोर्सेस की जिसमें उनकी जो फौज है, जो ग्राउंड फोर्सेस है, लैंड फोर्सेस है, वो 45,000 ही है। नेवी 3000 है, एयरफोर्स 5000 है। तो यूएई का प्रीडोमिनेंटली उनके लैंड फोर्सेस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। ज़्यादातर वो अपनी मैरीटाइम ताकत को और एयरफोर्स ताकत को बढ़ाना चाहते थे बिकॉज़ बेसिकली ये इसको घिरे हुए हैं। आपका इंडियन ओशन हो गया, आगे जाके अगर आपका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ हो गया और आपका रेड सी हो गया, जब इस तरीके की जो इसको वहाँ पे उनको एक टरेन है उस टाइप की के जहाँ पे ओशन से एक्चुअली घिरे हुए हैं, तो वो अपनी मैरीटाइम ताकत को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहते हैं और ख़ास तौर पे मैं इसको यहाँ पे ज़िक्र करूँगा,
ये 3 वर्ड्स यूएई की फौज को समराइज करते हैं: क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और रेडीनेस। ये 3 कॉन्सेप्ट्स पे अगर आप इनकी वॉर डॉक्ट्रिन भी पढ़ेंगे तो आपको ये 3 वर्ड्स अगर आप इस पे फोकस करेंगे, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और रेडीनेस, ये 3 चीज़ें इसको यूएई अपने आप सबसे आगे रखता है। और वो नंबर्स में नहीं बिलीव करता है, जैसे हम लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं इंडिया पाकिस्तान के, हमारे पास कितने टैंक्स हैं, हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं। हम एक फौज की तुलना इसको नंबर से करते हैं, वो यूएई नहीं करता है। और पूरे वर्ल्ड में यूएई की आर्मी इज रैंक 51st इन द वर्ल्ड। तो एक काफी सक्षम फौज है उनके पास। और यूएई को क्या लग रहा है अभी जियोपॉलिटिकली, जब आप यहाँ बदलाव देख रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनली वेस्टर्न ओरिएंटेशन में वो रहे हैं। यूएस के ऊपर रिलायंस रहा है, फ्रांस के ऊपर रिलायंस रहा है, यूके पर रिलायंस रहा है। तो अभी वो चाहते हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग है और उनकी जो लॉजिस्टिक्स है, खास तौर पे ये 2 मैं इसको ज़िक्र करूँगा, आर्म्स और आपका वेपन प्लेटफ़ॉर्म्स में मैं अभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ आई डोंट थिंक यूएई भारत के पास वेपन प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए अभी आ रहा है। वो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए आ रहा है और अपने लॉजिस्टिक्स के लिए आ रहा है। और खास तौर पे वो ये चाहता है कि जो हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, तीनों इंस्टीट्यूशन में मैं रहा हुआ हूँ। मैं एक्चुअली एनडीए से हूँ, तो मैं उसके बाद आईएमए भी गया हूँ और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज भी किया। तो मैंने वहाँ देखा है काफ़ी हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। बट यूएई का हमने उसको ज़्यादा उसको वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं देखा। मुझे अब इसको ऐसा लगता है कि अभी यूएई चाहेगा कि उनके ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग हमारे एकेडमीज में हो। दूसरा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि खास तौर पे जो इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर, माउंटेड वॉरफेयर के ऊपर, हाइब्रिड ऑपरेशंस के ऊपर, इसको यूएई एक्चुअली चाहता है कि उनके ऑफिसर्स भी इन 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में ट्रेन हो। और टेक्नोलॉजी, अब डीआरडीओ की भी बात हो रही है, डीआरडीओ भी वो एक्चुअली विजिट कर रहे हैं। तो इसको मकसद क्या है उनका डीआरडीओ में जाने के लिए? बेसिकली इस यूएई में एक एज ग्रुप है, ईडीजीई ग्रुप है, जो टेक्नोलॉजी और खास तौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी में डील करता है। समथिंग लाइक जो डीआरडीओ हमारा है, यूएई का एज है। तो वो बातचीत कर रहा है हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, भारत फोर्ज से, लार्सन एंड ट्यूब्रो डिफेंस सिस्टम से। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि आपने अपने सिस्टम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे कन्वर्ट किया। और यूएई भी एक्चुअली चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी भारत के पास है वो यूएई के साथ एक्चुअली शेयर हो। और जो इंटीग्रेशन, जो अभी हम थिएटराइजेशन की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थिएटराइजेशन की तरफ जा रही है। एक सीडीएस का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो यूएई उसके बारे में भी जानकारी चाहता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को कैसे इंटीग्रेशन में लाया जाए। और खास तौर पे आई बिलीव ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी उनको एक लिमिटेड ब्रीफिंग होगी बताने के लिए कि इस इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो सिस्टम्स हैं, मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने आकाश तीर के बारे में एक्चुअली सुना और आपने इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम, उनको भारत ने कैसे इंटीग्रेट किया है, मुझे लगता है कि इस पे भी बातचीत होगी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई क्लासिफाइड नहीं है कि मैं आपको कोई सीक्रेट बता रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन ओपन मीडिया में अवेलेबल है। तो बिकॉज़ मैं आपके पॉडकास्ट में काफ़ी भारत की तरफ से कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उनको लग रहा है कि भारत का जनरल पाकिस्तान के चैनल में जाके भारत की सीक्रेट्स बता रहा है। तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं है मेरी तरफ से। ये ओपन मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं ओपन मीडिया में ही पढ़ता हूँ। और मुझे 7 साल हो गए रिटायर हुए। आई एम नॉट प्रिवी टू द लेटेस्ट फौज में क्या हो रहा है।
मैं अपना जो ओपन मीडिया में इंफॉर्मेशन है मैं उसी को एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी, जी, जैल साहब, ये आपको पता है हमारे जो देखने वाले दोस्त होते हैं, ये दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड वन इनका सिर्फ एक ही ओपिनियन का होता है कि रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, वो जो भी कह रहे हैं। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इट्स ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ। जैल साहब, इंडिया यूएई के जो ताल्लुकात हैं, यहाँ पे तो शायद बहुत समझा जा रहा है कि कल क्योंकि 27 अक्टूबर था, कश्मीर ब्लैक डे था, ओके, ओके। यूएई का जनरल इंडिया में है, I2U2 आपके साथ हो रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान समझता है कि शायद बहुत सारे लोग बात तो नहीं करते यहाँ पे जनरली, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस चीज़ का पता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ हल्के समझते हैं कि ये जो आपने कहा ना रीअलाइनमेंट हो रही है, तो ये वो रीअलाइनमेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है, वो हो रही है। तो इंडिया, यूएई, इजराइल, ये एक ग्रुप बंदी है जो हो रही है, विच इज़ नाइस। अब हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट में जो है वो है। लेकिन जैल साहब, अब जंग हुई थी तो इंडिया का साथ तो किसी ने नहीं दिया, तो ये इंडिया जो करता रहता है ये ताल्लुक, इसका क्या फायदा जब व्हेन नोबडी स्टैंड्स विद इंडिया? वैसे अगर सवाल पूछा जाए कि कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं होता जब वक्त आता है, तो ये क्या चीज है? मतलब इतने मुल्कों को आप, मैं देख रहा था वो कह रहे जी 100 मुल्कों को हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं, इतने मुल्कों के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यूएई, मुसलमान दुनिया से इंडिया ने बहुत कुर्बत इख्तियार की, हर अरब वर्ल्ड के बंदे को आपने जो है वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया ताकि वो हुआ, लेकिन नोबडी स्टैंड्स विद इंडिया। इसकी क्या लॉजिक है जब मुश्किल वक्त आता है? या क्या आप समझते हैं कि आप ऐसा ताल्लुक ही नहीं रखते इनके साथ? नहीं, नहीं, आपको इसको एक पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। देखिए, आपको अपैरेंटली आपको लग रहा है कि भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है। भारत जब एक युद्ध में जाता है, आपको ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड यहाँ पे आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा आपके लिए। पाकिस्तान भी अगर भारत के साथ अगर लड़ाई करता है तो चाइना के पीएलए के ट्रुप्स आपके फौज के साथ भारत के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। तो ये चीज़ एक चीज़ एक आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहता हूँ दैट यू एवरी कंट्री हैज़ टू फाइट इट्स ओन बैटल। और जो आपको बाहर वाली आपकी ताकतें, आपके पास जो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारी अभी इसको यूएई के साथ भी है, हमारी कतार के साथ भी है, हमारी सऊदी अरेबिया के साथ भी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो ये जो हमारी लड़ाई इसको लड़ेंगे अपने ट्रुप्स के साथ। दूसरा, जहाँ पे इक्विपमेंट का सवाल है, आप देखिए कि आज अगर आपकी पाकिस्तान आर्मी है, आप चाइना के इक्विपमेंट के साथ लड़ते हो, आप यूएस के इक्विपमेंट के साथ लड़ते हो, आप टर्की के इक्विपमेंट के साथ लड़ते हो, अब अज़रबैजान ने भी आपको इसको ड्रोन से मदद करी है। तो इसको भारत की भी 2 भारत की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री अभी काफ़ी अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी भारत को बाहर से इक्विपमेंट अपना लेना पड़ता है। अभी इसको रशिया को मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो 70% रशियन आपकी इक्विपमेंट, हमारी जो लेगेसी इक्विपमेंट है इंडियन आर्मी की और हमारी इंडियन एयरफोर्स की, वो रशियन है। और 2020 में जब गलवान की चुनौती आई थी भारत के ऊपर, तो उस टाइम पे अमेरिका ने हमको हेल्प करी थी। आप इसको जानते हैं कि जो अल्ट्रा लाइट हवाइट्जर्स हैं, वो खास तौर पे 10 दिन में इसको भारत में पहुंच गए थे। और आपका जो आपके चिनूक आपके हेलीकॉप्टर्स हैं और सिग्योर राइफल्स, जो हमको असॉल्ट राइफल्स हमको चाहिए थी और काफ़ी मात्रा में चाहिए थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स से आई थी। तो ये जो डिफेंस कोलैबोरेशन होता है, ये भारत का, अब अगर आप इसको राफेल्स भी देख लीजिए तो राफेल भी फ्रांस से आए थे। इसको भारत में मिराज 2000 भी है, सुखोई भी है रशियंस के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत आइसोलेशन में चला गया है। भारत के पास भी आज की डेट में भी अगर आप देखें तो इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इक्विपमेंट।
हम इस कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसकी मात्रा को कम करें। हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में काफ़ी मेहनत से काम हो रहा है, बट ये चीज़ें 1, 2, 3 साल में नहीं होती, इनको 10-15 साल लगते हैं। तो आपका बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो जो जो ये मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि भारत के बाद इज़राइल को मैं अगर अगर मैं इसको सामने रखता हूँ, तो आपने देखा होगा सिंदूर में इज़राइल का हमने जो काफ़ी हमने उनकी मिसाइल्स इस्तेमाल करी थी और हमने अपना ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे जो इज़राइल से लिए थे। तो ये एक एफर्ट है जो हर एक देश आपका देश भी आपके देश ने भी किया और हम भी करते हैं और आने वाली लड़ाई में भी आप देखेंगे कि भारत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगा, आप भी इस्तेमाल करेंगे। हम उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, हम उसके ऊपर अपनी ओरिएंटेशन करते हैं तो और कहा जाता है कि ये जो डिफरेंट मुल्कों के आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से आपकी आर्म फोर्सेस के अंदर वो साइनर्जी नहीं होती, इंटरऑपरेबिलिटी के मसले हैं। और आपका जो इक्विपमेंट है, क्योंकि हर जो इक्विपमेंट होता है वो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो आपके इक्विपमेंट सिंक ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप टर्की मिसाल के तौर पे इटली के रडार लिए हैं, आपने रशिया के रडार्स लिए हुए हैं, आपने अमेरिका के लिए हुए हैं, तो मतलब वो तो सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हर किस्म का वो डिफरेंट होता है। तो दैट्स वेयर इंडिया की मतलब वो जिसे हॉच पॉच सा बना हुआ है, तो नहीं, वो नहीं, सिनर्जी नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, नहीं डॉक्टर चीमा साहब आप एक नॉन मिलिट्री मैन की तरफ बोल रहे हैं। जो मैं 37 साल रहा हूँ फौज में, कोई भी इक्विपमेंट आता है उसको अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको लड़ाई के टाइम पे आपने इक्विपमेंट अपना मंगाया और उसको इस्तेमाल किया। ये काफ़ी सालों पहले इक्विपमेंट आता है, इंडक्ट किया जाता है और जो हमारा एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, एक सिस्टम है एक्विजिशन का इसको जिसमें मैंने अपना खुद काम किया है, तो एटलीस्ट 5 साल लगते हैं हमको एक इक्विपमेंट को फौज में लेके आने के लिए और फिर जब उसका इंटीग्रेशन होता है और इसीलिए हम ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते हैं। हमारी जो आर्मी के अगर आप देखें उसके जो मैन आवर्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग के हमारे जो मैन आवर्स हैं वो कोई भी वर्ल्ड की इतनी आर्मी नहीं है जो इतना ज़्यादा ट्रेन करती होती। तो हमारी आर्मी काफ़ी फोकस करती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट हर एक इक्विपमेंट की अलग-अलग अपनी ट्रेनिंग है और उसको अपने सिस्टम्स के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं और तभी आपने अभी देखा एक इसको राजस्थान में और गुजरात में एक्सरसाइज अभी चल रही है त्रिशूल। तो ये जो एक्सरसाइज है हम क्यों करते हैं? इस एक्सरसाइज़ेज़ के हर एक साल में हम एक एक्सरसाइज़ करते हैं और एक कमांड इसको बाय रोटेशन ये एक्सरसाइज़ करता है कि आज अगर इसको वेस्टर्न कमांड कर रहा है तो कल सदर्न करेगा, नॉर्दर्न करेगा। तो बेसिक एम हमारा ये है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी की आप बात करते हैं, जो आर्मी, एयर फोर्स और नेवी का इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी मैचिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ मैशिंग की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने एक्सरसाइज़ में हम इसको फिजिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देख ले पहले तो एक जो होती है आपकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे आपका इस ध्यान होता है और जो एक्चुअली जो फॉर्मेशन की जो मूवमेंट्स होती है उसमें नहीं होता है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल। जब हम करते हैं उसमें पूरी आपके टैंक्स इन्वॉल्व होंगे, आपके एयरफोर्स इन्वॉल्व होंगे, आपके आर्मर्ड व्हीकल्स इन्वॉल्व होंगे और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपने आरटी मैं एक आपको आरटी गन का एग्जांपल देता हूँ। इसको 155 जो हमारे पास बफोर्स थी, हमने कारगिल में उस बफोर से इजराइल का एमुनिशन फायर किया और वो इतना इफेक्टिव यूनिफायर हुआ था। आपको खुद पता है कि हमने जो कैसे वहां पे जो इतने हाइट पे बंकर्स इन लोगों ने बनाए थे उसको नष्ट किए थे। तो ये एक कंटिन्यूस और एक वेल थॉट आउट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का इक्विपमेंट का। और बिल्कुल। फौज कोई भी फौज में अपने इंडियन आर्मी की अलग ही नहीं बात कर रहा हूँ, आपकी फौज के पास भी चाइना के इक्विपमेंट है और अमेरिका के इक्विपमेंट है, तो आपकी ये फौज भी एक्सरसाइजेस करती है, अपनी ट्रेनिंग करती है उस इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए। इसी हिसाब से हम अपनी इसको लड़ाई की प्लानिंग करते हैं। कल से जल साहब, आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये जो डिटीरिएटिंग रिलेशंस है इसको कैसे देखता है? इंडिया के समझा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बात की जा रही है कि नो इंडिया कंसिडर दिस एज ए कि जी हम 2.5 फ्रंट वॉर जो इंडिया कहता था हमें लड़नी पड़ेगी वो अब पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी। एक तरफ से इंडिया खुद है, एक तरफ से तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ से दहशतगर्द जमातें जो हैं वो भी पाकिस्तान से लड़ेंगी। तो प्रॉक्सीज को भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अनलीश किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो पाकिस्तान के लिए 2.5 फ्रंट है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? और इंडिया के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि एक सेक्शन जो इंडिया की स्ट्रक्चर का है वो समझता है कि कीप पाकिस्तान बिजी विद द लो कॉस्ट वॉर, सस्ती जंग लड़ो और पाकिस्तान की फौज को बिजी रखो ताकि इनकी इकोनॉमी ना उठेगी तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी ये विजिबल आर्गुमेंट होता है पाकिस्तान में। देखिए आपने खुद ही जनरल ज़ियाउल हक का जो है ना, जो उसकी डॉक्ट्रिन आपने इसको बयां की है अभी, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और आपको याद होगा इसको जनरल ज़ियाउल हक ने ये इसको निकाला था जब ये कश्मीर का मुद्दा था और ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आते थे, और जो हमने उरी देखा और हमने इसको पहलगाम देखा और पुलवामा देखा और बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, पठानकोट में भी हुआ है। तो bleed India through 1,000 cuts was the philosophy of General Ziaul Haq. अब you unfortunately पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सेम फिलॉसफी शायद पाकिस्तान के ऊपर खुद इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसको इंडिया की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं। और दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं, अफगानिस्तान, अगर आप इसको मैं आई जस्ट समराइज दिस रिलेशन इन टू पार्ट्स. डिपेंडेंस हैज बिकम डिफाइंस. आज अगर आप पूरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशनशिप को दो अगर शब्दों में डिफाइन करना चाहेंगे तो वो आपको डिपेंडेंस से आपको डिफाइंस तक लेके जाएगी। और इसकी वजह भारत नहीं है, इसकी वजह देखिए हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो हमेशा जब ऐसे मुद्दे आते हैं वो लोगों की ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं कि ये भारत का काम है, ये भारत का काम है, ये भारत का काम है। जो रियल मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिजॉल्व करना। आज ये जो आपकी इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं वो कोई अच्छी ट्रैजेक्टरी नहीं ले रही वो टॉक्स, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए नुकसानदायक है। बिकॉज मैं इसको मानता हूं कि अगर आपके देखिए इंडिया का अगर आज जो इसको तालिबान इंडिया की तरफ आया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन अच्छे होते तो तालिबान कभी भी इंडिया के पास नहीं आता। और तालिबान क्या अभी 2021 के बाद आप इसको देखिए, आपका जो मेजर आपकी क्रॉसिंग्स है, तोरखाम है एक, और आपकी एक चमन है। ये क्रॉसिंग्स एक लाइफलाइन है एक अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से सब्जियां आती हैं, चीनी आता है, आपके गेहूं आता है, हर एक चीज पाकिस्तान से आती है। और ये आप अपना स्टैटिस्टिक्स अपने जो अपने फौज से या अपनी गवर्नमेंट से अगर आप स्टैटिस्टिक्स अगर मंगवाएं और अगर आप इसमें पता लगाएं कि पिछले 2 साल में कितने दिन ये आपकी क्रॉसिंग बंद रही है। और फिर वो अफगानिस्तान ने अभी इसको रियलाइज किया है कि जिस देश पे हम डिपेंडेंट है या जो हमारी एक लाइफलाइन हम जिसको मानते थे, वो एक रिलायबल देश नहीं रहा है, और हमको दूसरे अपॉर्चुनिटीज और दूसरी फ्रेंडशिप ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए अफगानिस्तान और रशिया के रिलेशन इंप्रूव हुए हैं। नहीं जनरल साहब, इसमें पॉलिटिकल रिलेशंस और चीज है। द रियल थिंग इज के
हर बंदा समझ रहा है अफगानिस्तान में वैक्यूम है, वी नीड टू फिल द वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम, और इकोनॉमी उनकी सपोर्ट करें। बट इन रियलिटी हर मुल्क ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, टीटीपी और सारे मौजूद हैं, सिवाय इंडिया के। इंडिया नहीं टीटीपी का जिक्र करता। अभी मैं इंडिया के जो एम्बेसडर यूएन में है, उनकी मैंने रिसेंटली एक स्पीच सुनी, उन्होंने हर दहशतगर्द जमात का दुनिया में नाम लिया है, लेकिन टीटीपी का जिक्र उन्होंने अफगानिस्तान में नहीं किया था कि वो भी वहां पर मौजूद है, बिकॉज दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये है कि अगर तालिबान टेररिज्म को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, टीटीपी को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें एविडेंस दे रहे हैं कि देखो ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, ये कैंप्स हैं, ये बेस पे चीजें हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कनेक्शन बता रहे हैं, बंदे बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है अभी जो हमारी उनसे डायलॉग हो रहा है, 3 दफा डायलॉग कंप्लीट हो गया, लेकिन वो साइन नहीं करते, डोंट साइन। वो कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे। ये साइन वो अमेरिका के साथ करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं करते। कतर भी परेशान है, तुर्की भी परेशान है, बिकॉज उन्होंने इन ग्रुप्स को इस्तेमाल करना है, वो इनसे लड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं अब जाओ पाकिस्तान की सरजमीन पे कब्जा करो। तो ये दहशतगर्दी इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान वो ये इंडिया आज समझ रहा है, ठीक है, इंडिया ने आज देवबंद के ऑफिस दफ्तर खोल दिए मुल्ला साहब के लिए, आमिर मुत्तकी साहब के लिए। एक वक्त था यही देवबंद को जो है वो कोरोना में इसकी वो ले दे की जाती थी कि ये यहाँ से सारा कोरोना वायरस ही यहाँ से निकला है। सो एज गवर्नमेंट्स को मजे, जब जब गवर्नमेंट ने फायदे लेने होते हैं तो गवर्नमेंट फायदे लेती है, जब तक मीडिया ने दबाना होता है तो मीडिया से कहते हैं दबाओ इनको, जरा लंबा डालो इनकी ऐसी की तैसी। तो मतलब ये इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान अभी रिसेंटली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स देख लें, क्वाड्राइट पार्टाइट स्टेटमेंट देख लें, इंडिया की अपनी स्टेटमेंट ऑन अफगानिस्तान देख लें, वो यही है कि अफगान तालिबान स्टिल दे आर होस्टिंग अलकायदा, इस्लामिक स्टेट एंड मेनी अदर ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी इसमें जलसा क्या होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी पैनिक है हमारे लिए। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है, वी विल हिट देम। इसको चीबा साहब, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड है। कल अगर आपके पंजाब में कुछ अटैक्स होने लग जाएंगे या आपके सिंध में कुछ अटैक्स होने लग जाएंगे, पहले भी हुए थे, आप जानते हैं, हमें पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, अनफॉर्चुनेट था वो बहुत। तो जब इस टाइप की चीज अगर आप उसको कंटेन नहीं करेंगे अभी, और बहुत जरूरी है कि बहुत ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यू सी एक जो आदमी अपनी इसको पश्तूनिस्तान के लिए लड़ रहा है और जिसमें जुनून उसके ऊपर एक्चुअली सवार है, तो वो जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखना, इसको बिल्कुल पाकिस्तान, इसको ज्यादा फर्क पड़ेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इसको कंटेन करने की जरूरत है। और मैं आपको एज अ मिलिट्री एनालिस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ, दो आई एम अक्रॉस द बॉर्डर, ये आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि भारत के लिए भी इट इज मच बेटर दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। चाइना बिल्कुल भी यही चाह रहा है, चाइना भी यही चाह रहा है स्टेबिलिटी वहां पे हो, बिकॉज उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पे। तो बिल्कुल इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको इंडिया पाकिस्तान की इसको नजरिए से अगर हम देखते रहेंगे तो कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रजान कोचार साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, एंड ऑलवेज इट्स धन्यवाद। ग्रेट टू टॉक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।